कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा है मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन कौन सी प्रोविजंस हैं, कौन केस फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, किसके बिहाफ के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो ये सारी प्रोविजंस हम लोगों ने ये पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग। हमने वैसे फर्स्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने मीनिंग क्लियर करा था कि कंज्यूमर होता कौन है, बट स्टिल हम यहाँ पे डिटेल में कर लेते हैं। any person who buys any goods for consideration, कि कोई भी पर्सन अगर कोई चीज को बाय कर रहा है, कोई गुड्स बाय कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, कुछ रिटर्न में मैंने उसको देना है। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन है तो एक एक करके समझा रही हूँ आप लोगों को कि आपने कोई चीज खरीदी है, उसके लिए मतलब किसके लिए आपने कुछ भी उसको पे करना है या उसने आपको पे करना है कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट लिखा है विच हैज बीन प्रॉमिस्ड और पेड, या तो वो आपने कंसिडरेशन पैसा पे कर दिया है या अभी ड्यू है कि मैं आपको 10 महीने 3 महीने बाद पे कर दूंगी। ठीक है, so, कोई भी पर्सन जो गुड्स को बाय कर रहा है कंसिडरेशन के लिए, वो कंसिडरेशन जो आपने अभी पे कर दी है या प्रॉमिस करा है आप पे कर दोगे, या आपने हाफ पे करी है या आपने हाफ प्रॉमिस करी है कि आप पे कर दोगे। ठीक है, सो एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट होता है जो फ्यूचर में पेमेंट करनी है आप लोगों ने। सो किसी भी तरीके से इन शॉर्ट ये है कि कोई भी चीज आप खरीद रहे हो जिसके बदले में आपने उनको कुछ देना है, या आप दे चुके हो या आप पूरा दे चुके हो या आप हाफ दे चुके हो, वो पर्सन जिसने वो चीज खरीदी है उस पर्सन को हम कंज्यूमर कहेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि अगर वो पर्सन कुछ भी खरीदता है पर रीसेल करने के लिए, चाहे वो कंसीडरेशन के लिए खरीदे, पैसा दे के वो चीज खरीद रहा है पर वो अपने कॉमर्शियल यूज के लिए मतलब उसको खरीद रहा है, कंजम्पशन के लिए खरीद नहीं रहा, तो वो पर्सन जो है वो कस्टमर है, वो कंज्यूमर नहीं है। तो यानी कि उसके ऊपर ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन लिखा है एनी पर्सन। अब सारी लाइन सेम है, सिर्फ वहां पे इन्होंने एक वर्ड चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, गुड्स की, और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एनी सर्विस की। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ ये है, बाकी सारी जो लाइन है आपका डेफिनेशन है उसका मीनिंग सेम है। सो इन्होंने लिखा है एनी पर्सन जो एक सर्विस को हायर करता है या अवेल करता है सर्विस को फॉर अ कंसिडरेशन, जिसके लिए आपने पे कर दिया है या प्रॉमिस करा है कि आप पे करोगे, मतलब जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं ना आप लोग, अभी पे नहीं करते, फ्यूचर में पे करेंगे, या आपने हाफ पे कर दिया है और हाफ आपने प्रॉमिस करा हुआ है आप दे दोगे, उस पर्सन को जो ये सर्विस अवेल करेगा या हायर करेगा उस पर्सन को हम कंज्यूमर कहेंगे। पर अगर कोई पर्सन इस सर्विस को खुद के लिए नहीं अवेल करवा रहा, बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु अवेल्स ऑफ सच सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल एजेंट की मैं बात करूं, तो वो पर्सन जो है वो कंज्यूमर में नहीं आएगा, क्योंकि उनका पर्पस क्या है, सर्विसेज को लेना और आगे लोगों को प्रोवाइड करना, मतलब रीसेल के लिए आप जो भी कर रहे हो। सो वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होते पर्सन। ठीक है, सो दोनों लाइन समझ में आ गई। ए बी पॉइंट, ए पॉइंट में गुड्स की बात कर रहे हैं और बी पॉइंट में वो किसी भी सर्विस की बात कर रहे हैं जो आपने देनी है। अब नेक्स्ट जो इन्होंने टॉपिक लिखा है प्रोविजन के अंदर, नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि किन किन रीजंस की वजह से आप लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट्स की कौन से रीजन आएंगे हमारे। सो फर्स्ट वन लिखा है इन्होंने अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। देयर इज अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए दो अलग पॉइंट बनाए हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि आपको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है इन दो पॉइंट्स जो भी हम पढ़ेंगे, तो वो उनके अगेंस्ट आप लोग अपनी केस को, अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हो। फर्स्ट वन हम कर रहे हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब कि कुछ भी फॉल्टी वे आप लोगों ने अडॉप्ट करना है ताकि आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब आप लोग शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, आप लोग मतलब सेलर, आप फिर क्या करते हो, फर्स्ट वन टू लॉन्च गिफ्ट स्कीम्स। अब इन्होंने लिखा है टू प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो एग्जांपल ये लिखी है इन्होंने, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, फर्स्ट वन टू लॉन्च गिफ्ट स्कीम, कि आपने गिफ्ट स्कीम लॉन्च कर दी, लोगों को बता दिया कि हम बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दे रहे हैं, बट उसका प्राइस आपने जो है ऑलरेडी प्रोडक्ट में ऐड कर दिया है।
despite either the cost of the gift item is added to the original cost of the product। यहाँ तो कहते हैं कि जो कॉस्ट है गिफ्ट की आपने ओरिजिनल कॉस्ट में उसको ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का पेन था, आपने 5 रुपए की साथ में रबड़ ऐड कर दी, उसका प्राइस ऐड कर दिया और लोगों को दिखा दिया, उनको जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे दी कि हम बाय वन गेट वन ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो आपने ये करा, यहाँ आपने क्या करा, क्वालिटी जो भी आपने गिफ्ट लॉन्च के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी, क्योंकि आपने खर्चा कवर करना था ना, वो जो 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए की एक्स्ट्रा आप आइटम दे रहे हो गिफ्ट आइटम, उसका बीच में से आपने खर्चा निकाल लिया। ठीक है, तो क्वालिटी आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दी प्रोडक्ट की, वो है अनफेयर, आपने हमारे साथ गलत किया है। नेक्स्ट वन आता है टू नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, कि जो भी आप लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप लोगों ने वो प्रॉपर यूज नहीं करे, उनको बनाते हुए इन चीजों का ध्यान नहीं रखा। नेक्स्ट वन, टू रिसोर्ट टू होर्डिंग। मैंने आप लोगों को ये हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था होर्डिंग होता क्या है। पहले हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। देयरफॉर इवन इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट सेलिंग इट टू द कंज्यूमर, इवन दो कि वो आपका प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इसकी मैं मेन एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आप इन चीजों के साथ ज्यादा अवेयर हो। जो हम टमाटर ये प्याज वगैरह है, ये क्या करते हैं हम लोग, एकदम से कहते हैं कि भाई ये महंगे हो गए, 100 रुपए किलो 150 रुपए किलो हो गए। वो कैसे हो गए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए इवन दो वो प्रोडक्ट जो था अनियन था वो अवेलेबल था मार्केट में, पर हम लोगों ने उनको बेचा ही नहीं, नॉट सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। ताकि इसलिए नहीं बेचा, हमने होर्डिंग करी, हमने कुछ टाइम के लिए उसकी शॉर्टेज कर दी ताकि उसके प्राइसेस इंक्रीज कर जाएं, और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे 150 रुपए किलो या 100 रुपए किलो हो जाएंगे, हम चीजों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। गलत किया ना। क्यों गलत किया, यहाँ पे रीजन दिया है उन्होंने, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में एक्सेस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हमने अभी पढ़ा है। या तो आप गिफ्ट स्कीम कोई लॉन्च कर रहे हो और उनका प्राइस इनडायरेक्टली उनसे चार्ज कर रहे हो, या आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या आप लोग चीजों को बनाते वक्त या बेचते वक्त स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, और लास्ट में आप लोग होर्डिंग कर रहे हो, जानबूझ के आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कर रहे हो, सॉरी, और इनके प्राइजेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हो। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, कि जिस काम के ऊपर हमने आपको मनाही करी थी, सेलर को मना किया गया था आप ऐसा नहीं करोगे, उसने वो काम किया, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इन्होंने यूज करी। फॉर एग्जांपल, कि जैसे मान लो, इन्होंने एग्जांपल लिखी, हम पहले यही पढ़ देते हैं, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप कार जो थे वो लेने गए, और जब आप कार उन्होंने आपको बेचनी चाहिए और आप लोगों के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि आपको कार तभी बेची जाएगी अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे से खरीदोगे। जबकि ऐसा नहीं होता, अगर मैं कार खरीदना चाहती हूँ मैं इंश्योरेंस ना कराऊं, इट इज टोटली अप टू द बायर कि अगर वो नहीं इंश्योरेंस कराना चाहता आप उसको कंपेल तो नहीं कर सकते ना। पर शॉप वालों ने क्या करा, शॉपकीपर ने उसके ऊपर कंपल्शन लगा दी कि चीज आपको इसी कंडीशन के ऊपर बेचेंगे, कार आपको इसी कंडीशन के ऊपर बेचेंगे अगर आप हमें क्या करके दोगे, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी साथ में मतलब लोगे। नेक्स्ट वन लिखा है, इन द सेम मैनर इफ द गैस एजेंसी व्हाइल गिविंग अ गैस कनेक्शन पुट्स अ कंडीशन टू बाय गैस स्टोव ऑल्सो फ्रॉम हिम, कि मतलब कि अगर गैस में आप लोगों ने कोई कनेक्शन लेना है तो स्टोव भी उनसे लेना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता, वो तो बायर अगर लेना चाहे तो ले ले। बट यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आप लोगों ने कि ट्रेड वो चीज तभी बेची जाएगी जब आप लोग ये साथ में कंडीशन फुलफिल करोगे। रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना चीजों को बेचने के ऊपर, जबकि ये चीज क्या है, गलत है। सो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, वो आपको चीज बेचते टाइम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप हमारे से ये लोगे तो ये चीज बेची जाएगी, तो फिर उसके अगेंस्ट आप लोग जो है अपना कंप्लेंट जो है या केस है वो लॉन्च कर सकते हो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर होता है कुछ गलत करना, रिस्ट्रिक्टिव में आपने ट्रेड के ऊपर, बाइंग सेलिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस कंडीशन के ऊपर ये चीजें बेची जाएंगी, उसके बगैर आप इन चीजों को नहीं बेचोगे। सो ये चीजों की मनाही आप लोगों को है। सो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो केस जो है वो फाइल हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर इस प्रोविजन के अंदर कि किन किन चीजों के अगेंस्ट, ऑन विच ग्राउंड्स आप लोग जो है केस फाइल करोगे। नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव गुड्स। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में,
मैंने यहाँ पे पैसे की बात करी कि आपसे खर्चा मांग लिया, होर्डिंग कर दी, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे, पर यहाँ पे डिफेक्टिव वर्ड तो मैंने यूज किया ही नहीं, या आप उनको घटिया क्वालिटी की यानी कि कुछ डेफिशिएंसी है जिन चीजों में, गुड्स में आप उन चीजों को बेच रहे हो, सो ये अलग से इसलिए आप पॉइंट बनाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, कि जो भी आप लोगों की डिफेक्टिव गुड्स हैं, कोई भी चाहे डिफेक्शन हम सॉरी कोई भी हम कहें कि इसमें क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है, वो किसी भी चीज के अगेंस्ट हो सकती है, यानी कि उन्होंने लिखा है आगे आगे कि यहाँ तो क्वांटिटी कम थी जितनी आप वहां पे लिखी गई थी कि इतने ग्राम है, इतना किलो है, इसमें उतना नहीं निकला, या क्वालिटी वो अच्छी नहीं थी, खराब थी, ठीक है। उसकी एनर्जी प्योरिटी उन्होंने लिखा है, पोटेंसी होता है एनर्जी पावर वगैरह, ठीक है, तो वो चीज प्योरिटी नहीं थी उनमें, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्वालिटी में क्वांटिटी में गड़बड़ करी है। सो उस अगेंस्ट भी आप लोग जो है वो केस जो है अपना फाइल करना चाहते हो, आप लोग कोर्ट में जा सकते हो इन चीजों के अगेंस्ट। सो नेक्स्ट आता है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दी है, अगर पैकेट में कहते हैं कि क्वांटिटी लिखी हुई है मटेरियल की बट ओरिजिनली उतनी जितनी लिखी है उतनी नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या है, क्वांटिटी डिफेक्ट है। सो इसी तरीके से जो भी पावर पोटेंसी की बात करी हुई है इन्होंने, उतना स्टैंडर्ड उतना नहीं है उस प्रोडक्ट का, उतनी पावर एनर्जी उसमें नहीं है, तो हम उसको पोटेंसी रिलेटेड डिफेक्ट बोलेंगे। सो ये आप वर्ड इस तरीके से इसको याद कर लेना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, डिफेक्टिव गुड्स की बात कर ली। अब मैं गुड्स की बात नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में मैं सर्विसेज की बात कर रही हूँ। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, डिफेक्टिव गुड्स, सो देयर इज अ डिफरेंस। वर्ड्स जो हैं वो प्लीज इनको इंटरचेंज मत कर देना, ध्यान से पढ़ना। डेफिशिएंसी सर्विसेज में होती है, डिफेक्टिव सर्विसेज कभी नहीं होती, ठीक है। तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, अंडर दिस एक्ट द कंज्यूमर कंसर्न्ड कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव एंड अंडररेटेड सर्विसेज, कि जो आप लोगों की सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और जो कमी है सर्विसेज में वो किस किस तरीके से हो सकती है। फर्स्ट वन लिखा है, अननेसेसरी डिले इन प्रोवाइडिंग लोन्स बाय द बैंक, कि जो आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। पहले एक चीज मैं पहले ये पॉइंट कराने से पहले ना आपको एक चीज समझा दूं, हमने ना प्लस वन में पढ़ा था एड्स टू ट्रेड, हमने पढ़ा था वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, ये सारी सर्विसेज थी हमारी। या मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं कि एक बिजनेस कौन कौन सी सर्विसेज देता है, तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउस सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज लिख देना आगे कि इनमें आपने डिले करा है या इनमें आपकी कोई ना कोई डेफिशिएंसी कमी रह गई है। जैसे पहली फाइनेंशियल, वहां पे पैसे की बात आती है, तो आपको जब लोन देना था वहां पे डिले कर दिया। इंश्योरेंस, ये भी हमारी सर्विसेज हैं, तो आप लोगों ने जो भी फाइनल टचेस देने थे, आप लोगों को मान लो आपने पॉलिसी सरेंडर करा दी है, आपको रीपेमेंट करनी है, डेथ हो गई है तो रीपे करना है, सक्सेसर को अभी तक नहीं हुआ, डिले हो रहा है, तो ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है। फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, कि गुड्स को सप्लाई करना था उसमें आपने डिले कर दिया। और नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन की बात, टेलीफोन डिपार्टमेंट की, ठीक है, आपने कोई भी रॉन्ग बिलिंग कर दी है इलेक्ट्रिसिटी की किसी भी तरीके से, ठीक है, बिलिंग रॉन्ग हो गई है, या आप लोगों ने मैसेज जो है वो उनको कन्वे नहीं करा किसी भी तरीके से, सो ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में कैटेगराइज्ड होएगा। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस, आप लोगों से प्राइस वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तीन तरीके से प्राइस ज्यादा चार्ज हो सकता है, मतलब ज्यादा तो एक ही होता है, मतलब तीन हम अलग कैटेगरीज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फर्स्ट वन, वो आपसे प्राइस जो है वो ज्यादा चार्ज करेंगे, तो पहले उन्होंने लिखा है कि आपका केस जो है या कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हो। फर्स्ट वन, प्राइस जितना पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है आपसे उतना उससे ज्यादा प्राइस वो मांग रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिए है ना कि अगर कोई बुक सेलर है वो आपसे 200 रुपीज एक बुक के लिए चार्ज कर रहा है, जबकि उसके ऊपर मार्केट प्राइस ऑलरेडी रिटर्न है कि वो 150 की है, सो आपका ये 50 रुपीज जो एक्सेस प्राइस चार्ज करा है, तो ये आप उनसे रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट वन लिखा है प्राइस रिटर्न ऑन द प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट हो गया, ये अगर मैं बुक को प्रोडक्ट लेके चलूं तो ये 200 वाला उसकी
एग्जांपल होगी। पैकेट वाला है, आप लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर अलग से हो गया। नेक्स्ट लिखा है प्राइस डिसाइडेड बाय एन एक्ट, एनी एक्ट, कोई एक्ट के अंदर प्राइस डिसाइड हुआ है। जैसे इसकी मैं अगर एग्जांपल आपको दे दूं तो ये हो सकता है जैसे पल्सेस वगैरह है, राइस है, ये गेहूं आटा, इनके प्राइसेस जो है वो पीछे से सरकार ही फिक्स कर देती है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि इतने की आपकी जो गेहूं कनक वगैरह राइस वगैरह वो लेंगे। तो वहां पे प्राइस अगर डिसाइड करता है कोई एक्ट के अंदर, कोई गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है बट आप उनके अगेंस्ट जाके ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो वो भी इस एक्ट के अंडर आता है। इस आपको प्रोविजन उसके लिए है कि आप उनके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकते हो। एंड लास्ट वन, हजार्डियस गुड्स, अगर आप उनको बेच रहे हो विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, आप लोगों ने उनको चीजें बेच दी हैं, तो आप जो है केस जो है वो फाइल कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल हजार्डियस गुड्स कौन कौन से हो सकती हैं, कोई भी डिफेक्टिव प्रेशर कुकर था, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे, कुकिंग गैस था, आपको इंफॉर्मेशन ही दी गई कि उनको ऑपरेट कैसे करना है, उनको चलाना कैसे है, डायरेक्टली आप लोगों को वो चीजें उन्होंने बेच दी हैं, तो कहते हैं फिर आप उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया कि हमने सर्विसेज की, हमने डिफेक्टिव गुड्स की, डेफिशिएंसी की, हर चीज की बात कर ली है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चीज रहती है कि जिसकी हमने बात ना करी हो। अब ये तो हमारे केस फाइल वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन जो है इस एक्ट के अंडर, वो दी गई है ये कि 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है। और ये लास्ट वीडियो मैंने यही अपलोड करी हुई है कि 3 टायर जुडिशियल मशीनरी कौन सी है। आपके पास डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल फोरम है। आप लोग जो है इनके अगेंस्ट जो है वो इनमें जाके, इन कोर्ट केस में, मतलब नेशनल कमीशन में जाके या स्टेट कमीशन में जाके, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। पर डिपेंड करता है कि आपके जो भी आप केस फाइल कर रहे हो वो कितने अमाउंट का है। इन केस वो लेस देन 20 लाख है देन आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, मोर देन 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़ है तो आप स्टेट फोरम में जाओगे, मोर देन 1 करोड़ है देन आप नेशनल कमीशन में जाओगे, ठीक है। तो ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है, आप लिख सकते हो। सॉरी। सो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड, कि किस पीरियड के बीच बीच में, आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आप मीनिंग लिखो, कुछ भी लिखो, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वैसे भी अगर आपको अवेयर कराना हो तो आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि इन केस कुछ भी किसी कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है इन एनी वे, तो आप किस तरीके से जो है केस फाइल कर सकते हो या कितने टाइम पीरियड में केस फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 3 मंथ्स है। बट अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे हम फूड इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो वहां पे टेस्ट करने के लिए आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट को पहले टेस्ट किया जाना चाहिए, ओनली देन आप केस फाइल करोगे, तो उसके लिए मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 मंथ्स, ठीक है। बेसिकली कितना है, 3 मंथ्स, बट अगर टेस्टिंग की जरूरत है, देयर इज नीड टू टेस्ट द प्रोडक्ट, देन 5 मंथ्स है। इससे ज्यादा अगर डिले हो जाता है देन आप केस फाइल नहीं कर पाओगे। अब केस फाइल करी कहाँ पे जाएगी, वो जुडिशियल मशीनरी पढ़ ली, कितने टाइम में की जाएगी, अभी हमने वो पीरियड पढ़ लिया। नेक्स्ट, केस फाइल करेगा कौन। मेक श्योर जब मैंने कंज्यूमर की डेफिनेशन कराई तो मैंने कंज्यूमर के बारे में बताया, मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ जो कंज्यूमर होएगा वही केस फाइल कर सकता है और कोई केस फाइल नहीं करेगा, ठीक है। सो मैंने वहां पे सिर्फ कंज्यूमर की डेफिनेशन बताई थी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे केस फाइल कर कौन सकता है। पहले तो एक कंज्यूमर, और नेक्स्ट आती हैं हमारी ग्रीवेंस एजेंसीज वगैरह, जैसे एनजीओ हो गई, कंज्यूमर एसोसिएशंस हो गई, ठीक है। चाहे मैं उस एसोसिएशन की, उस ग्रुप की मेंबर हूं या नहीं हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस पॉइंट मैं केस फाइल कर सकती हूँ, यानी कि कंज्यूमर एसोसिएशन जो है वो मेरे बिहाफ के ऊपर केस फाइल कर सकती है, ठीक है जी। एक तो कंज्यूमर, एक है रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, देन नेक्स्ट आता है 1 और मोर कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मैं, हमने कोई प्रोडक्ट यूज करा, वो मुझे भी उसका नुकसान हुआ, आपको भी नुकसान हो गया, 2-3 बंदों को और हो गया, तो हम मिलके, जिनका सेम इंटरेस्ट है, जिनका लॉस एक ही प्रोडक्ट को यूज करके हुआ है, वो हम मिलके केस फाइल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही बंदा केस फाइल करेगा, हम मिलके भी केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, केस फाइल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये 5 पर्सन है, इनके पास अथॉरिटी है कि ये केस फाइल कर सकते हैं।
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो भी कंज्यूमर के साथ हो रही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अगेंस्ट हूम। हमने बात करी केस 3 महीने तक या 5 महीने तक केस फाइल कर दो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल फोरम में कर दो, ये पर्सन केस फाइल करेंगे, पर अगेंस्ट किसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि हम जिसने हमें चीज बेची है उसके अगेंस्ट केस फाइल करना है, जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसके अगेंस्ट करना है, या जिसने अप्रूव कर दिया था प्रोडक्ट को, ठीक है, मार्केट में लेके आया है, या उसके अगेंस्ट करना है। तो किसके अगेंस्ट केस फाइल होएगा अगर किसी प्रोडक्ट को यूज करने में आपको करके आपको नुकसान हो गया है। सो फर्स्ट वन लिखा है A complaint can be filed against for defective goods, सेलर है या मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। सो इनके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स क्या है हमने पढ़ा है पीछे, मैं दोबारा से यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन करूंगी, आप वहां से दोबारा से इसको रीड कर लेना कि क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी में कोई भी किसी भी तरीके का आपको कमी रह गई है, प्रॉपर नहीं दी गई, तो वो डिफेक्टिव गुड मानी जाएगी। सेलर, मैन्युफैक्चरर, आप दोनों के अगेंस्ट या किसी एक के अगेंस्ट, जिसके भी आपको लगता है कि आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। जब डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की बात हुई थी, सर्विस प्रोवाइडर्स जिसने आपको सर्विस दी है, क्योंकि देखो अगर चीज बनी है, बेचने वाला अलग हो सकता है और सेलर अलग या मैन्युफैक्चरर अलग हो सकता है, पर जब मैं सर्विसेज की बात कर रही हूँ तो सर्विस तो कोई एक बंदा देता है ना, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, या जो ट्रक में ट्रांसपोर्ट में वो चीजें लेके आ रहा है वो तो एक ही पर्सन हो सकता है ना। सो इसलिए इन्होंने मेंशन करा है सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसने प्रॉपर सर्विस या प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी शॉर्ट कमिंग है इसमें, यहाँ पे इनएडुकेसी है, इनक्वालिटी, नेचर, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, जैसे कि समटाइम्स आप बैंक में जाते हो, प्रॉपरली बात नहीं करते, इंफॉर्मेशन नहीं देते, अकाउंट खुलवा लिया है, ऑपरेट करने के लिए बताते नहीं है, सो वहां पे आप उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हो। सो यहाँ पे लास्ट हमारा पॉइंट है, लास्ट नहीं कह सकती बट क्योंकि रेमेडीज हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इससे पहले लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कंप्लेंट फी, कि अगर मैंने कोई भी केस फाइल करना है तो उसके लिए खर्चा कितना आएगा। विद एवरी कंप्लेंट इट्स फिक्स्ड फी इज डिपॉजिटेड, जितनी भी होगी वो पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है। ऑल्दो कोर्ट फी एंड एनी अदर एक्सपेंस आर नॉट टू बी पेड, वो हम नहीं पे करते, बट स्टिल जो है एक बेसिक आपको फी जो है वो पे जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि केस फाइल करना है तो आपने सर्विसेज लेनी है तो वहां पे फी तो देनी पड़ेगी।